ब्रेथ सेल एलो इम्यूनाइजेशन, इसमें जो आरबीसी है ना उसमें एलोमिनाइजेशन हो जाना। कहने का क्या मतलब है कि अपने आरबीसी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी तैयार कर देना। जैसे कि इसका एग्जाम्पल, जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको पढ़ने को मिलेगा वो है ब्लास्टोसिस फीटालिस। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये वाला। अब इसमें होता क्या है, इरिथ्रो मतलब आरबीसी, ब्लास्टो मतलब क्या हो जाएगा ब्रेक डाउन, फीटालिस मतलब फीतल का आरबीसी का ब्रेक डाउन होना है। इसका शॉर्ट फॉर्म में दूसरा HDN भी कहा जाता है, हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। इसमें होता क्या है, जैसे कि हमारी जो माँ होती है वो RH निगेटिव होती है, पापा जो होते हैं वो RH पॉजिटिव होते हैं। अब RH निगेटिव और RH पॉजिटिव कैसे पता चलता है, तो RH पॉजिटिव में डी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और RH निगेटिव में डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसमें दो केस हो जाएगा, अगर या तो बच्चा क्या होगा RH पॉजिटिव होगा या RH निगेटिव होगा। ठीक है, अगर RH निगेटिव हुआ तो माँ का भी RH निगेटिव है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन RH पॉजिटिव हुआ तब ये बहुत सारा प्रॉब्लम करेगा। जब फर्स्ट डिलीवरी में बेबी क्या होता है नॉर्मल होता है, लेकिन सेकेंड डिलीवरी में क्या होता है, जो मदर का ये ब्लड है आरबीसी है वो एंटीबॉडी तैयार कर लेता है। तो अगर सेकेंड बच्चा भी RH पॉजिटिव हुआ तो उसमें सीवियर जॉन्डिस, अनीमिया ये सब होने का खतरा हो सकता है और ये बाद में ज़्यादा सीवियर होके क्या होगा तो फीटस का डेथ हो सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। क्या है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ठीक है, इसको डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड इन न्यूबॉर्न या इन फीटस कह सकते हैं। इसमें मेनली ब्लड ग्रुप से कोई भी लेना देना नहीं है। ब्लड ग्रुप कौन कौन सा होता है, AB, AB या O। A कैसे पता चलेगा, A एंटीजन होता है। B कैसे पता चलेगा, B एंटीजन होता है। O इसमें H एंटीजन होता है, मतलब A और B कोई भी एंटीजन नहीं होता। जिसमें AB हो इसमें AB दोनों एंटीजन प्रेजेंट होता है। और दूसरा हमें इसमें क्या देखना है तो RH ब्लड ग्रुप, ये बहुत ही ज़्यादा मायने हैं, इसी से ये डिजीज होता है। इसमें मेनली 49 ग्रुप होते हैं, लेकिन 5 इम्पोर्टेंट है। कौन सा, D, C, E, C और E। इसमें D है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर D प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव होगा, D एब्सेंट है तो RH निगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए कि फीटस है जो RH पॉजिटिव है और मदर है जो RH निगेटिव है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि फीटस में क्या हो गया, डी एंटीजन प्रेजेंट है ब्लड में, लेकिन मदर में डी एंटीजन एब्सेंट है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय कुछ नहीं होगा, क्यों, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। तो जैसे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है, ये मान लीजिए प्लासेंटा है। कौन सा है, ये प्लासेंटा है, प्लासेंटा का बैरियर या एम्ब्रियोनिक कोरियन का बैरियर। ठीक है, क्या एम्ब्रियोनिक कोरियन का बैरियर होता है, जो मेनली फीटस के सर्कुलेशन को मदर के सर्कुलेशन से ये मिक्स होने से बचाता है। मतलब फीटस में जो आरबीसी है और जो मदर में आरबीसी है वो एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं। जैसे फीटस में हमारा पॉजिटिव है, मदर में हमारा निगेटिव है, तो अभी तो ये बैरियर के कारण ये एक दूसरे से कंसल्ट में नहीं आए हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अब हो रहा है पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन मतलब क्या हो गया, अब बेबी बाहर आएगा। जब बाहर आएगा तो ये मान लीजिए हमारा फीटस का सर्कुलेशन है और ये मदर का सर्कुलेशन है। तो जब बेबी बाहर आएगा तो उसके पहले क्या होता है, प्लासेंटा का रैप्चर होता है, ये तो आपको पता है। जब प्लासेंटा रैप्चर होता है तब बेबी का जो RH पॉजिटिव है वो कुछ मदर के ये आरबीसी में या ब्लड में आ जाता है, जिसके कारण मदर का जो
जिसके कारण क्या होता है ना, अब जो मदर का ब्लड है वो एंटीजन के अगेंस्ट में, क्योंकि RH पॉजिटिव क्या हो गया, फॉरेन एंटीजन हो गया, उसके अगेंस्ट में क्या हो जाता है, सेंसिटाइजेशन हो जाता है और एंटीबॉडी तैयार करने लगता है। लेकिन जब तक एंटीबॉडी तैयार करता है तब तक पहला बेबी का डिलीवरी हो जाता है। लेकिन अब मदर के ब्लड में RH पॉजिटिव आ गया, मतलब डी एंटीजन आ गया, तो अब ये रिकॉग्नाइज हो जाता है हमारा बी सेल के द्वारा, मतलब जो प्रेग्नेंट बेबी है या जो मदर है उनके बी सेल के द्वारा ये क्या हो जाएगा, रिकॉग्नाइज हो जाएगा। और हेल्पर टी सेल की मदद से क्या, पहले ये रिकॉग्नाइज हो जाएगा बी सेल के द्वारा और उसके बाद हेल्पर टी सेल के द्वारा ये प्लाज्मा बी सेल में चला जाएगा। ठीक है, अब प्लाज्मा बी सेल में जाने के बाद ये क्या करेगा, तो ये प्लाज्मा बी सेल में जाने के बाद क्रिएट करेगा एंटीबॉडी फॉर डी एंटीजन। तो इनिशियल रिस्पांस में ये IgM बनाता है। ठीक है, तो इनिशियल रिस्पांस में जब ये बनाता है तो इनिशियल एक्सपोजर जो होगा RH एंटीजन का ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो इसके कारण कोई भी ये इरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस होने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन कब ये होता है, जब ये IgG बनाता है, IgG एंटीबॉडी बनाता है। तो ये IgG एंटीबॉडी कब बनाता है, जब ये एक्सपोजर होने के सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी में, जिसमें ये जो G है ना IgM तो प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है, लेकिन IgG प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है, जिसके कारण सीवियर जॉन्डिस, एनीमिया ये सब होने का डर है। अगर सीवियर जॉन्डिस हुआ तो ये क्या करेगा, जॉन्डिस ब्रेन तक पहुंच जाएगा, कर्निकटेरस जिसको कहते हैं, और जिसके कारण बाद में बेबी का डेथ भी हो सकता है। तो जो IgG एंटीबॉडी है वो मेनली जनरेट होता है आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी सेंसिटाइजेशन। और सेंसिटाइजेशन कब होगा, जब पहला डिलीवरी होते रहेगा और मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड एक दूसरे से फ्यूज करेगा। और सेंसिटाइजेशन के बाद अब ये क्रॉस कर सकता है प्लासेंटा को, जिसके कारण RH डिजीज होती है। अगर अगला फीटस क्या हुआ, डी एंटीजन या RH पॉजिटिव हुआ तो। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अब इसके ट्रीटमेंट, आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया है तो इसके ट्रीटमेंट भी निकल गया है। अगर जो फर्स्ट बेबी है उसका डिलीवरी हो जाए और डिलीवरी के 72 घंटा के अंदर डी इम्यून ग्लोबिन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RHIG कहते हैं, ये दे दिया जाए तो जो मदर का ब्लड है जो सेंसिटाइज हो जाता है वो क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी बनाना बंद कर देगा। ठीक है, इसलिए हम देते हैं डी इम्यून ग्लोबिन। तो इसमें कौन सा टेस्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि सेंसिटाइज हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे पहले जो हम टेस्ट करते हैं उसको कहते हैं रोजीटी टेस्ट। कौन सा, ROSETT, रोजीटी टेस्ट। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, डायग्नोसिस टेस्ट नहीं है, स्क्रीनिंग टेस्ट है जो डिटेक्ट करता है जो फीटल का DRBC है वो मदर के RH निगेटिव ब्लड में है कि नहीं है। अगर ये पॉजिटिव होगा तब हम करेंगे एक टेस्ट जिसका नाम है केहॉवर-बेटके एसिड इल्यूशन टेस्ट। अब ये क्या होता है, तो ये इसको हम केहॉवर टेस्ट भी कहते हैं। ये एक ब्लड टेस्ट है जिसमें मेजर करता है कि कितना अमाउंट में फीटस का जो हेमोग्लोबिन है वो ट्रांसफ़र हुआ है मदर के ब्लड स्ट्रीम में, ताकि वो परफॉर्म कर सके कि कितना डी इम्यून ग्लोबिन का डोज हमें देना है, जिससे कि जो मदर का RH है वो एंटीबॉडी कम बना सकें या बनाने से रोक सके, ताकि जो फ्यूचर में RH पॉजिटिव चिल्ड्रेन हो उसको डिजीज से हम प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए
ये क्या है, अगर ये पॉजिटिव हो गया, ये टेस्ट अगर पॉजिटिव हो गया, कौन सा, तो वेट के टेस्ट, तो इसमें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो RS पॉजिटिव फीटल सेल प्रेजेंट था मैटरनल सर्कुलेशन में, इसका मतलब ये होता है। तो उसके अनुसार हम डोज को एडमिनिस्टर करते हैं और बेबी को देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आते हैं इसका डिटेक्शन कैसे करते हैं। तो इसका डिटेक्शन हम मेनली ब्लड टाइप और एंटीबॉडी स्क्रीनिंग को देख के करते हैं। ठीक है, वो भी कब, जब प्रीनेटल विजिट पहला हो ना, उस समय। और ये कब किया जाता है, अगर एंटीबॉडी का टेस्टिंग करना है तो उसके में हम कॉम टेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब कि स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रेजेंट है, जैसे कि IgG और IgM। IgG क्या होता है ना, सिर्फ IgG को ही हम कंसर्न करते हैं, IgM से मतलब नहीं होता। क्यों, IgG जो एंटीबॉडी होता है वो प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है, लेकिन IgM एंटीबॉडी प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए जो कंसर्न जो मेन होता है वो होता है IgG एंटीबॉडी। तो हम इसको देखते कैसे हैं, तो टीटर टेस्ट करके। ठीक है, टीटर, क्रिटिकल टीटर टेस्ट मेनली किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि फीटल एनीमिया डेवलप्ड होगा कि नहीं डेवलप्ड होगा। तो इसका जो रेंज है ना, क्रिटिकल रेंज जो होता है एंटी एंटीबॉडी का, वो 1:16 होता है। अगर इससे ज़्यादा हुआ तब हेमोलाइटिक डिजीज होने का पॉसिबिलिटी है, जो एक्सेप्शन होता है केल सेंसिटाइजेशन में। आगे जाके ये केल सेंसिटाइजेशन भी पढ़ाऊँगी। ठीक है।